हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके साथ पीपल एंड एनवायरनमेंट से जुड़े हुए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन हमें करनी है। इस टॉपिक का नाम है एनवायरमेंटल इश्यूज। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट के साथ ढेर सारी छेड़छाड़ कर रहे हैं और एज अ रिजल्ट ढेर सारे इश्यूज अराइज हो चुके हैं। तो उन्हें ही आज हमें आपके साथ डिस्कस करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एनवायरमेंटल इश्यूज बताया गया, ये क्या है? दे आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द बायोफिजिकल एनवायरनमेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप और मैं सभी ह्यूमन बीइंग्स एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट डाल रहे हैं। जब हम बात करें कि वो इंपैक्ट नेगेटिव सेंस में डल रहा है, उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, हम उसे एनवायरमेंटल इश्यूज का नाम दे देते हैं कि भाई इससे कुछ इश्यूज अराइज हो रहे हैं। हम इसे एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स ऑन दी नेचुरल एनवायरनमेंट का भी नाम देते हैं। देखिए, जहां भी एंथ्रोपोजेनिक, जहां भी ये एंथ्रो वर्ड आ जाता है, इसका मतलब है ह्यूमन बीइंग। एंथ्रोपोजेनिक मतलब इंसान के द्वारा किया गया। तो एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, इंसान ने एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट डाला। एनवायरमेंटल इश्यूज आर इंटरकनेक्टेड। देखिए, ढेर सारे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, आपस में सब जुड़े हुए हैं। एक इशू दूसरे को इफेक्ट कर रहा है, दूसरा तीसरे को कर रहा है, तो बहुत गहरा लिंकेज है इनके बीच में। जैसे बात करें ओवर पॉपुलेशन और डिफॉरेस्टेशन, एक इशू है हमारे पास ओवर पॉपुलेशन का। ओवर पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इससे एक और नया इशू राइज हो जाएगा कि उस पॉपुलेशन को अकोमोडेट करने के लिए घर बनाने हैं, उसके लिए आपको खाना उगाना है, क्रॉप्स उगानी है, उसके लिए जमीन चाहिए, तो आपको अल्टीमेटली पेड़ काटने पड़ेंगे, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। तो एक इशू दूसरे इशू को भी बर्थ दे सकता है। चलिए जी, तो बात करते हैं डिफरेंट क्लासेस या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज की। तो हमारी क्लासिफिकेशन यहां पे की गई लोकल, नेशनल और ग्लोबल। लोकल इश्यूज की अगर मैं बात करूं तो ये लोकल लेवल के इश्यूज हैं, जैसे दिल्ली के इश्यूज, मुंबई के इश्यूज, ये उस एरिया के लोकल इश्यूज हैं। कैसे इश्यूज हो सकते हैं किसी लोकल एरिया में? आपके लोकल एरिया में, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, वहां पे कैसे इश्यूज हो सकते हैं? तो बताया गया, वाटर शॉर्टेज हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, सॉइल इरोजन हो सकती है, पोल्यूशन लेवल हो सकता है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जैसे दिल्ली के अंदर आप पहाड़ों पे रहते हैं तो लैंडस्लाइड का इशू हो सकता है। तो ये लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, आपको इन्हें लोकल लेवल पे ही टैकल करना है। इसके बाद है नेशनल एनवायरमेंटल इश्यूज, जो कि कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश को इफेक्ट कर रहे हैं, पूरे देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर हम बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो इंडिया में ज्यादातर इश्यूज इसलिए अराइज हुए हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा है, डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है हमारा इंडिया। इसकी वजह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम रेपिडली डिप्लीट कर रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जिससे कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनकी वैरायटीज हैं, वो कम होती जा रही हैं। पानी की शॉर्टेज हो रही है, एनर्जी की शॉर्टेज हो रही है। इसके अलावा हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सबको भी हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं और इन्हें हम एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। तो ये ढेर सारे इश्यूज अराइज हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ इश्यूज हैं जो कि हैं ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज। ग्लोबल लेवल पे सभी कंट्रीज को ये इफेक्ट करते हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डेजर्टिफिकेशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ऑयल स्पिल, डंपिंग ऑफ हैजार्डस वेस्ट एटसेट्रा। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो कि कहीं ना कहीं पूरे हमारे वर्ल्ड को इंपैक्ट कर रहे हैं। चलिए जी, तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम कुछ की एनवायरमेंटल इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी पढ़ाई कर लेते हैं। देखिए, कुछ इश्यूज तो हमारे सिंपल इश्यूज हैं, उन्हें हम आज ही डिस्कस कर लेंगे। कुछ इश्यूज हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़े हैं, उन्हें हम सेपरेट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे पोल्यूशन का इशू है, क्लाइमेट चेंज का इशू है, इसे अलग से डिस्कस करेंगे, बाकी इश्यूज अभी डिस्कस कर लेंगे। तो कौन कौन से एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जो कि हमें पता होने चाहिए? क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ozone layer depletion, overpopulation leading to overexploitation of resources, urbanization, deforestation, biodiversity loss, desertification, oil spill, rising pollution, radioactive waste, etc. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब इश्यूज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले इशू की अगर हम बात करें,
हमारा ये इशू है ओवर पॉपुलेशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, बताया गया कि एक पर्टिकुलर रीजन में, जैसे एक मैं पर्टिकुलर एक रीजन बना देता हूं, ये एक पर्टिकुलर मैंने एरिया बना दिया, इसकी एक कैपेसिटी है कि इसके अंदर इतने लोग ही रह सकते हैं। इसके अंदर जैसे कैपेसिटी है कि इसके अंदर 100 लोग रह सकते हैं इस एरिया के अंदर। बट सिचुएशन क्या है, इस एरिया के अंदर 100 से ज्यादा लोग रह रहे हैं, 120 150 तक लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो हमने इसकी कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड कर दिया। ये सपोर्ट कर सकता था 100 लोगों को, हमने यहाँ पे 150 लोगों को यहाँ पे रह रहे हैं। तो इस केस में इसकी कैरिंग कैपेसिटी हमने एक्सीड कर दी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, डिप्लीशन होगी, एक्सप्लॉयटेशन होगा। इस एरिया में जो भी रिसोर्सेज हैं वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो किसी भी एरिया की कैरिंग कैपेसिटी होती है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द एनवायरनमेंट। आज के डेट में हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो हमारी अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड कर रही है। अर्थ की इतनी कैपेसिटी नहीं है जितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो बहुत दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है, हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो सकते हैं, डेवलपमेंट अनसस्टेनेबल भी हमारी हो सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं हमारे पॉपुलेशन के इंपैक्ट को कि कैसे हम उस इंपैक्ट को मेजर करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ मेजर्स हैं। जैसे है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये जो मेजर है 1990s में हमें मैथिस वेकरेंगल और विलियम रीस ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में दिया था। इन्होंने कहा कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या डिनोट करता है, इट डिनोट्स द पर कैपिटा मतलब पर पर्सन इकोलॉजिकल डैमेज या फिर एनवायरमेंटल इंपैक्ट। हम निकालें कि एक पर्सन एनवायरमेंट पे कितना इंपैक्ट डाल रहा है। By measuring the footprint of a population, an individual, a city or a nation, we can assess the pressure on our planet। तो अगर हम निकाल लें कि एक इंडिविजुअल हमारे एनवायरमेंट पे कितना इंपैक्ट डाल रहा है, तो हम देख सकते हैं कि हमारी अर्थ पे आज की डेट में कितना प्रेशर है। इसके अलावा है कार्बन फुटप्रिंट। यहाँ पे हम कार्बन की बात करेंगे कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितनी कार्बन की एमिशंस करता है। जनरली हम इसे टन्स में मेजर करते हैं कि जैसे आप और मैं कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस यहाँ पे कर रहे हैं। हम व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं जहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो इस कंटेक्स्ट में भी हम मेजर कर सकते हैं। चलिए जी, तो माय डियर फ्रेंड्स, ओवर पॉपुलेशन बहुत हानिकारक है। कुछ इफेक्ट्स इसके यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं। सबसे पहले जैसे बताया गया, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड लॉस ऑफ इट्स प्रोडक्टिविटी। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा लैंड के ऊपर तो सॉइल जो है वो डिग्रेड होनी शुरू हो जाएगी। हम पेड़ों को काटना शुरू कर देंगे, जो सॉइल है उस पर बहुत ज्यादा क्रॉप्स उगाने शुरू कर देंगे, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ फील्ड पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा और अल्टीमेटली उसकी प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाएगी। पेड़ों को काट देंगे तो हमें सॉइल इरोजन भी फेस करना पड़ सकता है कि जो सॉइल की हमारी टॉप लेयर है वो इरोड हो सकती है और उसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स है, ढेर सारा ऑर्गेनिक मैटर है जो कि उसके साथ ही वॉश अवे हो सकता है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा हमें व्हीकल्स चाहिए होंगे, उनके लिए इतनी ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करनी होगी और उन सबसे कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस की इमिशंस निकलेंगी। उनको ज्यादा पानी चाहिए होगा, पानी हम जमीन से निकालेंगे तो हमारा ग्राउंड वाटर भी एक्सटिंग्विश होता जाएगा, उसका लेवल कम होता जाएगा और ये भी कहा जाता है आने वाले समय में पानी की शॉर्टेज भी हमें देखने को मिल सकती है। पेड़ों को काटेंगे, जंगलों को काटेंगे तो वहां पे जो जीव जंतु रहते हैं, जानवर रहते हैं, उन्हें भी एक्सटिंक्ट होना पड़ सकता है, हो सकता है वो अब देखने को ना मिले। इसके अलावा जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाएगी, बेरोजगारी उतनी बढ़ेगी, गरीबी उतनी बढ़ेगी। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है। अगर बहुत ज्यादा लोग हैं उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और हो सकता है कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाएं, सिविल वॉर्स हो जाएं, सिविल राइट्स हो जाएं, ये सब चीजें भी आ सकती हैं। चलिए जी, आगे बात कर लेते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी ओवर पॉपुलेशन से ही जुड़ा हुआ है कि अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वो अपने रिसोर्सेज को बहुत तेजी से कंज्यूम करेगी। इतनी तेजी से रिसोर्सेज नहीं बन सकते, जैसे हम कोल को बहुत तेजी से कंज्यूम कर रहे हैं, अपने फैक्ट्रीज को चलाने में, बिजली प्रोड्यूस करने में बहुत तेजी से यूज कर रहे हैं और इतनी तेजी से वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता, एनवायरनमेंट में बहुत टाइम लगता है उसे प्रोड्यूस होने में। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो नेचुरल रिसोर्स था वो ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो क्या कारण हो सकते हैं किसी भी नेचुरल रिसोर्स के
ओवर एक्सप्लॉइट होने के, ओवर पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन, आपने पेड़ काट दिए, उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो भी रिसोर्सेज पेड़ों पे लगते थे वो एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। आपने पोल्यूशन किया, जो आपके रिसोर्सेज थे, आपका एनवायरनमेंट था, उसको उस पोल्यूशन का हानिकारक इंपैक्ट झेलना पड़ेगा। पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, आपके पास जमीन तो थी बट आपने उस पे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस रखी वो पुअर रखी। जैसे आपने क्या किया, जंगलों को आग लगा के उस पे फार्मिंग करने की सोची, तो आपने जंगलों को काटते गए, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते गए, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को हमने कंज्यूम किया, अपने रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा वेस्ट किया। इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई, ज्यादा फैक्ट्रीज लगी, इंडस्ट्रीज लगी, उन्होंने भी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। तो ये कारण हो सकते हैं, बहुत जनरल सी बातें हैं। अब इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा। रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज किया, पानी को बहुत ज्यादा यूज किया, पानी की शॉर्टेज हो सकती है, पीने के लिए पानी नहीं मिल सकता हमें। ऑयल बहुत ज्यादा यूज कर लिया, पेट्रोलियम बहुत ज्यादा यूज किया, हमने बहुत सारे व्हीकल्स ले लिए, इतना पेट्रोलियम यूज कर लिया कि हो सकता है ऑयल डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाए। लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, पेड़ों को काटना पड़ेगा, आपके जो मिनरल्स हैं जैसे कोल है वो डिप्लीट होता जाएगा, आपके जो स्पीशीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स के वो एक्सटिंक्ट होते जाएंगे। तो ये कुछ आपको इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे एक इशू है अर्बनाइजेशन का, शहरीकरण का भी एक इशू है। इसका मतलब है कि हमारे अर्बन एरियाज जो हैं उनकी ग्रोथ होती जा रही है। आपने सुना होगा कि रूरल एरिया से लोग जो हैं अर्बन एरियाज की तरफ भाग रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर उन्हें लगता है अपॉर्चुनिटीज कम है, रूरल एरियाज में पहले ही बहुत सारे लोग हैं और इतनी एग्रीकल्चरल फील्ड्स अवेलेबल नहीं है जितने लोग हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं यहाँ पे बेकार ही काम करूंगा, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, तो मैं शहर जाके काम करता हूँ, शहर जाके 2 पैसे कमाता हूँ। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। देखिए, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है, उस पे हमें एग्रीकल्चर करना है, उस पे 4 बंदे रिक्वायर्ड हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, बट अगर वहां पे उसी लैंड पे 6 बंदे काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे 2 बंदे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। हमें लग रहा है वो काम कर रहे हैं 2 बंदे, बट वो वास्तव में अनएम्प्लॉयड है, 4 बंदे भी काम करते तो भी काम हो जाता। तो अगर हमें पता चलेगा कि उनकी जरूरत नहीं है तो वो कहां भागेंगे, वो अर्बन एरियाज की तरफ भागेंगे। इसके अलावा कई लोगों को अर्बन एरियाज की लगता है कि वहां पे चमक बहुत ज्यादा है, वहां बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, इसके अलावा हमारी ग्रोथ अच्छी हो सकती है अर्बन एरियाज में, तो इसकी वजह से भी लोग अर्बन एरियाज की तरफ भाग रहे हैं और अर्बन एरियाज को इसका खामियाजा डेफिनेटली भुगतना पड़ रहा है। तो अगर हम बात करें कि अर्बनाइजेशन से हमारे एनवायरनमेंट को क्या नुकसान हो रहा है, तो अर्बनाइजेशन की वजह से क्योंकि अब लोग अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, उसकी वजह से अर्बन एरियाज में जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड थी, जो कुछ हमारे पेड़ पौधे थे, उन्हें काटकर उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनके लिए फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी ताकि उनको काम मिल सके। इसके अलावा अगर हम पेड़ों को काट देंगे लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, तो वहां पे जो जीव जंतु रहते थे, वहां के जो फ्लोरा एंड फोना थे, वो भी कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। जंगलों को काटेंगे, सॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम प्रोडक्टिव यूज, हम एग्रीकल्चरल फील्ड्स जो हमारी हैं उनको भी हो सकता है हम घर बनाने के लिए यूज कर लें। आपने सुना होगा कि अब एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर कॉलेजेस खुलने शुरू हो गए हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लगने शुरू हो गए हैं, तो जहां पे खेती बाड़ी हो सकती थी, प्रोडक्टिव काम हो सकता था, वहां पे वो नहीं हो रहा। इसके अलावा पॉपुलेशन बढ़ेगी अर्बन एरियाज में, तो वो पोल्यूशन करेगी, वेस्ट करेगी, वहां पे रिलीज हैजार्डस वेस्ट भी रिलीज हो सकता है, एयर वाटर सॉइल का पोल्यूशन हो सकता है। तो बहुत सारे हमारे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे हमें अर्बनाइजेशन के। तो बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल सी बातें आज हम कर रहे हैं। चलिए आगे एक नया कंसेप्ट है अर्बन हीट आइलैंड का। तो बताया गया कि अक्सर ये देखने को मिलता है कि अर्बन या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया जो कि आपका शहर है, वहां पे हमें ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है, बल्कि आसपास के रूरल एरियाज में हमें टेम्परेचर थोड़ा कम देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है वो अर्बन एरिया है और इसके आसपास के ये सराउंडिंग्स है, रूरल एरियाज हैं। तो अर्बन एरियाज में बताया गया कि टेम्परेचर ज्यादा है और रूरल एरियाज में उसके आसपास जो एरियाज है वहां पे टेम्परेचर कम है। क्यों ज्यादा हो गया अर्बन एरियाज में टेम्परेचर? बताया गया यहाँ पे पेड़ कट जाएंगे,
यहाँ पे गाड़ियां बहुत ज्यादा चलेंगी जो कि पोल्यूशन करेंगी, उनसे हीट भी निकलेगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी आपकी जो कि हीट अब्सॉर्ब करेंगी, उनमें बहुत सारे एसी लगे होंगे और आप जानते हैं कि एसी से तो हीट भी रिलीज होती है। तो ये सभी चीजें माय डियर फ्रेंड्स आपके टेम्परेचर को बढ़ा सकती हैं, और अगर ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसके भी कुछ इंपैक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए सबसे पहले अगर बात करें कॉजेस ऑफ अर्बन हीट आइलैंड, सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक एस्फाल्ट एंड कंक्रीट। जो भी हम अपनी रोड्स बनाते हैं उसके अंदर एस्फाल्ट और कंक्रीट का यूज किया जाता है। वो जो हमारा मटेरियल है वो हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है, इससे गर्मी बढ़ सकती है। बिल्डिंग्स अगर डार्क सरफेस की हैं, अगर डार्क बिल्डिंग है तो वो भी हीट को अब्सॉर्ब करेंगी, गर्मी बढ़ेगी। मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अर्बन एरियाज में काफी लोग हैं, आपको वहां पे मास ट्रांजिट सिस्टम चाहिए, बसेस ढेर सारी चाहिए। वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली पोल्यूशन करेंगी। इससे क्या होगा, पोल्यूशन होने से हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बढ़ेंगी और हीट को अब्सॉर्ब कर लेंगी। इसके अलावा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं तो वो हवा को फ्रीली फ्लो नहीं करने देती, विंड की स्पीड हमारी कम हो जाती है और हवा की वजह से जो नेचुरल कूलिंग होनी होती है वो नहीं हो पाती। इसे हम अर्बन कैन्यन इफेक्ट का नाम भी देते हैं। इसके अलावा अर्बन एरियाज में ट्रीज और ग्रीन एरियाज बहुत कम होते जा रहे हैं। इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो ट्रीज और हमारे जो ग्रीन एरियाज हैं वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को ठंडा रखते हैं, वो इफेक्ट भी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। वो शेड देते हैं, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, कूलिंग इफेक्ट देते हैं, अल्टीमेटली वो भी देखने को नहीं मिलता। तो अर्बन एरियाज के अंदर हमें ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। चलिए अब इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। अगर अर्बन एरियाज में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसके काफी सारे इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। अर्बन एरियाज में अगर मान लीजिए कोई वेटलैंड है, कोई लेक है, वहां पे फिश वगैरह हैं, तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, एनिमल्स को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बहुत गर्मी का। हो सकता है वो उस टेम्परेचर में एडजस्ट ना कर सकें, हमारी जो वाटर बॉडी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, इसे हम बोलते हैं थर्मल पोल्यूशन, टेम्परेचर का बढ़ना। अगर वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो फिश जो हमारी वहां पे एग्जिस्ट कर रही है वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, उसे बहुत दिक्कतें हो सकती हैं और उसकी डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे वेदर और क्लाइमेट पे भी फर्क पड़ेगा। अगर गर्मी ज्यादा होती है, गर्मी के ज्यादा होने की वजह से वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगी और हो सकता है बारिश भी वहां पे ज्यादा हो जाए। अर्बन एरियाज में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाए, प्रेसिपिटेशन बारिश वगैरह ज्यादा हो जाए, और ज्यादा बारिश किसको मिलने लगेगी, अर्बन एरियाज को मिलने लगेगी। मिलनी किसको चाहिए, रूरल एरियाज को, जहां पे हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, जिन्हें बारिश की जरूरत है, जिन्हें पानी चाहिए, उन्हें मिलनी चाहिए, तो उन्हें नहीं मिल पाएगी। तो ये काफी ज्यादा इंपैक्ट हमारे वेदर और क्लाइमेट पे भी डाल सकती है। चलिए आगे अगला इशू हमारा है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, जंगलों का खत्म होना। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अंदर आई थी। उसने कहा था कि हमारे देश में जो प्लेन एरिया है वहां पे 33% एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर होना चाहिए, और जो पहाड़ी एरिया है, जो हिल्स हैं, वहां पे 67% फॉरेस्ट होने चाहिए। बट हम क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीजिंगली अपने फॉरेस्ट एरियाज को काटते जा रहे हैं और उन्हें नॉन फॉरेस्टेड एरियाज में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। आज की डेट में अगर हम देखें तो अराउंड 20-21% एरिया होगा जो कि हमारा फॉरेस्ट के अंडर कवर होगा। तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो होता जा रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं। क्यों कटते जा रहे हैं, क्योंकि हमें एग्रीकल्चरल के लिए स्पेस चाहिए, हमें ज्यादा क्रॉप्स उगानी है ताकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हम फीड कर सकें। इसके अलावा पेड़ों से हमें टिम्बर मिलता है, फायरवुड मिलती है, हमें अपनी कैटल जो है उसे चराना भी है, ढेर सारी चीजें हैं कि हमें पेड़ों को काटना पड़ रहा है। यहाँ पे एक वर्ड यूज की गई है, एक टर्म यूज की गई है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसे झुम कल्टीवेशन भी बोला जाता है। अक्सर ये हमारे इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलती है। कौन सी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अगर ब्रीफली एक छोटा सा मैप, हालांकि इतना अच्छा से बनाना तो नहीं आएगा मुझे, तो अगर मैं ब्रीफली छोटा सा मैप बनाऊं इंडिया का, तो ये वाली है माय डियर फ्रेंड्स हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो इन स्टेट्स के अंदर माय डियर फ्रेंड्स हमें इसका इफेक्ट देखने को मिलता है कि
हम जंगलों को काट रहे हैं और वहां पे क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम जंगलों को जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, तो इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं। चलिए, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से क्या होगा, देखिए पेड़ जो हैं उनके बहुत फायदे होते हैं, वो फायदे आपको नहीं मिलेंगे, जंगल कट जाएंगे। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब पेड़ नहीं रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका एनवायरनमेंट में बढ़ सकता है। जंगलों में ढेर सारे प्लांट्स एनिमल्स जो हैं वो भी उगे होते हैं, अगर आप उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा ट्रीज ब्रिंग रेन, पेड़ जो है वो कहीं ना कहीं बारिश भी लेकर आते हैं, उनकी वजह से जो है हमारा रेनफॉल होता है, और अगर पेड़ कट जाएंगे तो रेनफॉल के पैटर्न भी चेंज हो सकते हैं। पेड़ सॉइल को बांध के रखते हैं, अगर पेड़ नहीं होंगे तो सॉइल आपकी लूज हो जाएगी और हो सकता है वो इरोड भी हो जाए, और अल्टीमेटली हो सकता है वहां पे डेजर्ट ही बन जाए, डेजर्टिफिकेशन हो जाए उस एरिया का। तो बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हैं डिफॉरेस्टेशन के। चलिए आगे है बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी क्या है कि हमारी पृथ्वी पे ढेर सारी वैरायटी है, वेरिएबिलिटी है लाइफ की। जैसे हमारे यहाँ पे इंसान है, शेर है, बकरी है, ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, ये सब हमारी बायोडाइवर्सिटी है। बट आज की डेट में इस बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है। इंसान जो है अपने लिए बाकी बायोडाइवर्सिटी को खत्म करता जा रहा है, उसे ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड करना है, उसके लिए घर बनाने हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, फैक्ट्रीज लग रही हैं, इससे जंगल कटते जा रहे हैं। हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, हमारे जो एनिमल्स हैं, उन्हें रहने के लिए जगह अब नहीं मिल पा रही है। इसे यहाँ पे एक इशू के फॉर्म में दिखाया गया है। जैसे बताया गया, पोल्यूशन होने की वजह से, ज्यादा पोल्यूशन होगा तो उससे हमारे कई एनिमल्स पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। पोल्यूशन की वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ सकती हैं, और हो सकता है कई एनिमल्स हमारे उस टेम्परेचर को एडजस्ट ना कर पाए। इसके अलावा एनिमल्स को हम ढेर सारे और पर्पसेस के लिए भी यूज कर रहे हैं, जैसे हम व्हेल्स को यूज करते हैं ऑयल के लिए, फिश को फूड के लिए, ट्रीज को वुड के लिए, प्लांट्स को मेडिसिन के लिए। तो जितना ज्यादा हमें ऑयल, फूड, वुड, मेडिसिन चाहिए होंगी, उतनी ज्यादा हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को खत्म करते जाएंगे, और इतना तेजी से वो वापस से नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा आज की डेट में एक और इशू आ रहा है, एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज। हो सकता है किसी पुराने एरिया के अंदर उसकी बायोडाइवर्सिटी हो, आपने वहां पे कोई नई चीज लाकर उगा दी कि मेरे को ये नई चीज यहाँ पे लगानी है, उससे हो सकता है पुरानी चीज खत्म हो जाए, या फिर जाने अनजाने में वहां कोई नई स्पीशीज इंट्रोड्यूस हो जाए और पुरानी बायोडाइवर्सिटी हमारी खत्म हो जाए। ये भी कुछ इश्यूज अराइज हो रहे हैं। अगला इशू है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मतलब कि हमारे डेजर्ट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, हमारी जो प्रोडक्टिव लैंड है वो कम होती जा रही है, और डेजर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। और डेजर्ट्स आप सभी जानते हैं कि डेजर्ट्स बहुत कोई खास प्लांट्स, बहुत कोई खास क्रॉप्स को सपोर्ट नहीं कर सकते। डेजर्ट्स जितने ज्यादा बढ़ेंगे हमारे लिए उतना कोई यूजफुल उनका नहीं होगा, और हमें अल्टीमेटली इसका नेगेटिव इंपैक्ट ही फेस करना पड़ेगा। चलिए जी, क्यों बढ़ रहे हैं हमारे डेजर्ट्स, इसके क्या कारण है, क्यों घास खत्म होती जा रही है, क्यों पेड़ पौधे खत्म होते जा रहे हैं, आपको खुद भी पता है ये सारी बातें, बट फिर भी जल्दी से बता देता हूं। ओवर ग्रेजिंग, देखिए घास तो लगी थी, पर घास को चरने वाले जानवर ज्यादा थे, उन्होंने घास खत्म कर दी। इसके अलावा वो घास पे चलते रहे और घास को डिस्ट्रॉय कर दिया, सॉइल सरफेस को खराब कर दिया। हमारे फार्मिंग मेथड्स कुछ ऐसे थे जिन्होंने हमारे एरिया को खराब कर दिया। हमने बहुत ज्यादा टिलिंग करी, जो क्रॉप्स वहां नहीं लगाने चाहिए थे वैसे क्रॉप लगा दिए। हमने सॉइल को खाली छोड़ दिया, खाली छोड़ देंगे तो आसानी से उसका इरोजन हो सकता है पानी से, हवा से, और अल्टीमेटली वो एरिया आपका बंजर हो जाएगा, डेजर्ट ही बन जाएगा। जंगलों को बहुत तेजी से हमने काटा है। हमने जो पानी यूज किया एग्रीकल्चरल फील्ड पे, पानी तो यूज कर लिया इरिगेशन के लिए, बट उस पानी में कहीं ना कहीं डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं। अब पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, पानी तो यूज हो जाएगा, बट वो डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स जो होते हैं वो वहीं रह जाएंगे उस सॉइल में, और उस सॉइल को अल्टीमेटली वो खराब कर देंगे।
इसके अलावा ओवर पॉपुलेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज भी कहीं ना कहीं डेजर्टिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए अगर बात करें इसके इफेक्ट्स की, अगर डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी तो ऐसे एरिया के ऊपर आप ज्यादा प्लांट्स को ग्रो नहीं कर पाएंगे, अपने लिए क्रॉप्स नहीं उगा पाएंगे, तो अल्टीमेटली आप क्या खाएंगे, दिक्कत आएगी। इसके अलावा हमारी जो टॉप सॉइल होती है, जो हमारी सॉइल की डिफरेंट लेयर्स होती है, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, बताया कि उसमें बहुत अच्छा खासा ऑर्गेनिक मैटर होता है, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और अगर वही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अगर आपने पेड़ काट दिए, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो आपकी बहुत अच्छी सॉइल चली जाती है, और अब उस पे आप जो क्रॉप्स पहले उगा सकते थे, जो उसे प्रोडक्टिव यूज में आप ला सकते थे, वो आप नहीं ला पाएंगे। इसके अलावा डेजर्टिफिकेशन की वजह से हो सकता है हमारा पूरा एरिया क्लाइमेट चेंज को ज्यादा ससेप्टेबल हो जाए, वहां पे बहुत अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट देखने को मिले हमें क्लाइमेट चेंज के। देखिए वेजिटेशन वगैरह अगर होती है तो वो उस एरिया को कहीं ना कहीं एनवायरमेंट जो हमारे डिजास्टर्स होते हैं उनसे बचा लेती है। जैसे हमने बात करी है कि जो हमारे मैंग्रोव्स होते हैं, जो भी हमें कहीं ना कहीं डिजास्टर इंपैक्ट करने वाला है, फ्लड आने वाला है, सुनामी आने वाला है, कहीं ना कहीं उसके इंपैक्ट को कम कर देते हैं। तो अगर ये सब चीजें नहीं होंगी, जमीन बंजर है, तो उन सब चीजों का इफेक्ट हमें डायरेक्टली फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा वेजिटेशन कुछ और इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है। अगर कहीं ना कहीं आपने कोई क्रॉप्स को वेजिटेशन लगा रखी है तो वो हमारे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उन्हें फिल्टर आउट भी कर देती है, साफ सफाई रखती है उस एरिया के अंदर, और ग्राउंड वाटर तक भी साफ पानी ही पहुंच सकता है। बट अगर वेजिटेशन नहीं रहेगी तो जितने भी हमारे केमिकल्स हैं वो सब ग्राउंड वाटर तक, नीचे वाटर तक पहुंच जाएंगे, और अल्टीमेटली वो ग्राउंड वाटर हमने ही कंज्यूम कर लेना है, वो गंदा पानी हमारे पास ही पहुंच जाएगा। इसके अलावा जो जीव जंतु, जो जानवर उन एरियाज में रहा करते थे, डेजर्ट होने की वजह से उन्हें भी अपना घर जो है वो छोड़ना पड़ जाएगा। चलिए जी, अगला इशू माय डियर फ्रेंड्स है ऑयल स्पिल या फिर ऑयल पोल्यूशन का। ऑयल स्पिल आर मोस्ट ग्लेरिंग ऑफ ऑल ओशनिक पोल्यूशन। तो बताया गया कि समुद्रों में कई बार ऑयल जो है हमारा बिखर जाता है, इसे ऑयल स्पिल बोलते हैं। सबसे कॉमन कॉज क्या है, मैरीन ट्रांसपोर्ट। जैसे आपका शिप, कोई बोट जा रहा है समुद्र में, और उसका जो पेट्रोल का टंकी है वो खराब हो जाए, वहां से लीकेज हो जाए, तो सारा जो उसका ऑयल है वो कहां, समुद्र में ही बह जाएगा। तो ऐसा होने की वजह से क्या होगा, उस समुद्र का जो सारा इकोसिस्टम है वो नेगेटिवली इंपैक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कई बार हम समुद्रों में ऑयल की प्रोडक्शन भी करते हैं, जो ऑयल है उसे नीचे से एक्सट्रैक्ट करते हैं, अगर उसमें कोई लीकेज आ जाए उस प्रोसेस में, उसे मैनेज ना कर पाए, तो वो ऑयल भी कहीं ना कहीं समुद्र में फ्लो कर जाएगा, और अल्टीमेटली हमारे जो एक्वेटिक लाइफ है उस पे नेगेटिव इंपैक्ट वो डालेगा। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि अगर ऑयल स्पिल हो गया तो उससे हमारी जो भी एक्वेटिक लाइफ है, टर्टल्स हैं, फिशेस हैं, क्रैब्स हैं, उन सबको दिक्कत आएगी, उन सबको सांस लेने में दिक्कत आएगी, स्विम करने में दिक्कत आएगी, हो सकता है उनकी डेथ भी हो जाए। इसके अलावा ह्यूमंस तक भी इसका एक्सपोजर पहुंच सकता है। जो ऑयल कंपाउंड्स होंगे कहीं ना कहीं वो एयर में अब्सॉर्ब हो जाएंगे और ह्यूमन तक भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो आसपास की सॉइल है वहां पे भी ये कंपाउंड्स जा सकते हैं और उसके थ्रू ह्यूमंस तक पहुंच सकते हैं। और इसके साथ साथ उसके इकोनॉमिक इफेक्ट्स भी बहुत ढेर सारे हैं। जैसे आपका जो इंपॉर्टेंट ऑयल था उसका नुकसान हो गया, आपको उस जगह की सफाई भी करानी पड़ेगी, उसमें आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे। इसके अलावा वहां का जो लोकल एरिया का जो पूरा टूरिज्म था, पूरा वहां पे जो एक साफ सफाई थी, जो उसका एक पूरा एम्बियंस था, वो भी खराब आपका हो जाएगा। तो ढेर सारी चीजें आपको यहां पे देखने को मिल सकती हैं ऑयल स्पिल के नेगेटिव इफेक्ट्स में। चलिए जी, आगे है एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज बढ़ता जा रहा है। हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक पेस्टिसाइड का यूज बहुत ज्यादा करने लगे हैं, केमिकल्स का यूज बहुत ज्यादा करने लगे हैं हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को किसी ना किसी तरीके से बढ़ाने के लिए। अब इन केमिकल्स का नेगेटिव इंपैक्ट भी है हमारी सॉइल पे, हमारे वाटर रिसोर्सेज पे और हमारे एयर पे। जैसे बताया गया कि सॉइल के अंदर जो कुछ हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, हो सकता है उन्हें ये केमिकल्स डिस्ट्रॉय कर दें। हमारे सॉइल्स में, हमारे सॉइल में फर्टिलाइजर ज्यादा जाने से नाइट्रेट कंटेंट हो सकता है बढ़ जाए,
और ये नाइट्रेट कंटेंट हमारा पानी के साथ वॉश होकर जो है वाटर बॉडीज में जा सकता है, जिसकी वजह से ये यूट्रोफिकेशन कर सकता है, वहां पे पानी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे इसकी वजह से। तो माय डियर फ्रेंड्स, सॉइल पे भी इंपैक्ट हुआ और उसकी वजह से पानी पे भी इंपैक्ट हुआ। पानी में ये केमिकल्स गए, यूट्रोफिकेशन हुआ, एक्वेटिक लाइफ पे इफेक्ट हुआ। इसके अलावा हमारा जो पानी था वो अब अनफिट हो गया, उसमें केमिकल्स आ गए, अब हम उसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स हमने यूज किए उनके पार्टिकल्स हो सकता है कहीं ना कहीं हवा के साथ भी, एयर के साथ भी डिफ्यूज हो जाएं और एयर को भी पल्यूट करें और अल्टीमेटली इंसानों तक पहुंच जाएं। चलिए आगे है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में जो हमारी क्रॉप्स हैं हम उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करने लग गए हैं, उनके डीएनए में छेड़छाड़ करने लग गए हैं कि ऐसा क्रॉप उगे जिसकी यील्ड बहुत ज्यादा हो, ऐसा क्रॉप उगे जिसमें कीड़े ना लगे, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा हो, ज्यादा देर तक वो ठीक रहे, कम पानी में वो क्रॉप लग सके, ऐसे ही हम क्रॉप्स लगाना चाह रहे हैं। तो हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन का यूज कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज हम कर रहे हैं, हमारी जो क्रॉप्स हैं उसके अंदर छेड़छाड़ हम कर रहे हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी छेड़छाड़ करने से हो सकता है कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी अराइज हो जाएं। इसके अलावा हमारे आसपास के जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्रॉप से जुड़े हुए हैं उन पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो बताया गया कि हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट होने वाला है इस चीज का। अदर क्रॉप्स एंड वाइल्ड प्लांट्स मे बिकम कंटेमिनेटेड विद फॉरेन जीन्स। तो हमने इंट्रोड्यूस किया एक क्रॉप का जेनेटिक मॉडिफाइड जो सीड था वो इंट्रोड्यूस किया, बट उसके आसपास के क्रॉप्स को भी उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। हमने ऐसा क्रॉप इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको कीड़े नहीं लगते थे, और हो सकता है कीड़े भी इवॉल्व कर जाएं, उनकी भी एवोल्यूशन हो जाए और अब ऐसे कीड़े डेवलप हो जाएं जो कि बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट हो जाएं, जिन पे कोई भी हमारे पेस्टिसाइड्स असर ना करें, सुपर वीड्स जिन्हें हम बोलते हैं वो डेवलप हो जाएं। हमारी वाइल्ड लाइफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को खाकर हो सकता है नेगेटिवली इंपैक्ट हो जाए, और कहीं ना कहीं हो सकता है इन हार्मफुल केमिकल से हमारा पोल्यूशन भी बढ़ जाए। हम इन क्रॉप्स को यूज करें, केमिकल्स का यूज करें, और उसकी वजह से हमारा पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का डिस्कशन। यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉजेस ऑफ अर्बन हीट आइलैंड। ऑप्शन है use of construction materials like asphalt and concrete, transportation systems and unimpeded use of fossil fuels in urban areas, short buildings, lack of trees and green areas. तो माय डियर फ्रेंड्स, अर्बन हीट आइलैंड हमारी लॉन्ग बिल्डिंग से एसोसिएटेड है, शॉर्ट बिल्डिंग से नहीं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये था आज का डिस्कशन जहां पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस किया। अभी कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हैं वो डिस्कस करने रहते हैं, उन्हें सेपरेट लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।